हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। नाउ टुडेस टॉपिक इज सिनोनिम्स, वो वोकैबुलरी का सेक्शन जिसे हर बच्चा थोड़ा सा डरता है, बट ये इंटरेस्टिंग सेक्शन आपके लिए हमने अलग अलग तरीकों से रखा है। ये क्लासेस 2 दिन तक चलेंगी। 2 दिन तक हम आपको अलग अलग तरीकों से सिनोनिम्स को खोजना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट की तरफ। This machine was fabricated in our own workshop. इस मशीन को हमने अपनी ही वर्कशॉप में फैब्रिकेट किया है। तो क्या किया है? फैब्रिक वर्ड किससे आता है? क्लोथ से आता है। फैब्रिक वर्ड किससे आता है? क्लोथ समझ में आता है ना? अब आपने अपनी मशीन को अपने ही वर्कशॉप में फैब्रिकेट किया है, तो क्या किया है? आपने उसे ऑपरेट किया है? नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं जाएगा। क्या आपने उसे खुद कंस्ट्रक्ट किया है? ये भी नहीं जाएगा। क्या आपने खुद उसे इंस्टॉल किया है? ये भी नहीं जाएगा। इंस्टॉल तो मशीन वहां होगी ना जहां वो जाएगी। अब कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? डिजाइन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस मशीन वाज फैब्रिकेटेड इन आवर ओन वर्कशॉप। सो बेसिकली यू मीन दिस वाज डिजाइन्ड इन आवर वर्कशॉप। जैसे क्लोथ की कटिंग करके फैब्रिकेट करते हैं चीजों को, बिल्कुल वैसे ही। दूसरा, ही इज क्वाइट मेटिक्यूलस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। इस पैसेज से तो ये लाइन में समझ में नहीं आएगा। हमें पता है अगर कोई भी नया बच्चा होगा तो वो इसके मीनिंग को तुरंत से फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए थोड़ा बहुत आपको डिक्शनरी मीनिंग पता होना चाहिए। यहां लिखा जा रहा है कि वो कुछ हद तक मेटिक्यूलस है। ही इज क्वाइट मेटिक्यूलस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। ऐसी डीलिंग्स में जो वो दूसरों के साथ करता है उसमें वो बहुत ज्यादा चीजों का ख्याल रखता है। ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें रिजर्व्ड, हॉटी, इंडिफरेंट और वेरी केयरफुल। अगर हम बोलते हैं कि रिजर्व है, ही इज क्वाइट रिजर्व्ड इन हिज डीलिंग्स, तो ये आपके सेंस ही नहीं बना रहा। अगर वो डील ही करेगा लोगों से तो रिजर्व होके क्यों करेगा, है ना? हम पर्सन के साथ बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के साथ तो बहुत खुल के बातें करते हैं, तब रिजर्व वर्ड समझ में आता है। लेकिन जब आप डील कर रहे हैं, जब आप हर रोज नए क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिजर्व वर्ड क्यों बोलेंगे? वो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट इज हॉटी। हॉटी का मतलब होता है अ वेरी एरोगेंट सुपीरियर। It means a very arrogant superior. Clear? अब यहाँ पे ये भी नहीं जाएगा। He is quite an arrogant superior in his dealings. No, dealings word के साथ superior word नहीं जा रहा। The next is indifferent in his dealings. ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये negative बना देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? He is quite मतलब very careful in his dealings with others. Is that clear? Next. Next we have Sonam has a penchant फॉर फाइन पोएट्री। सोनम को एक तरीके का पसंद है क्या? फाइन पोएट्री। तो पेंशान का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो किससे आ रहा है? दैट शी हैज अ लाइकिंग फॉर समथिंग एंड हर लाइकिंग इज फॉर पोएट्री। अब उसका डिजायर पोएट्री नहीं हो सकता। किसी का डिजायर हो कि हम कहीं पे हम चॉकलेट खाएं तो वो डिजायर नहीं हो सकता, ठीक है? सो इन द सेम वे पोएट्री डिजायर नहीं बन सकता। बायस वर्ड, बायस का मीनिंग होता है कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, आप किसी के बायस जो वर्ड होता है इसका मतलब आप किसी पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? मतलब आप उन्हें अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अगर बोला जाए तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि आप किसी भी पर्सन को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज लाइकिंग। लाइकिंग जा सकता है क्योंकि हमने आपको वैसे ही बताया पेंशन का मीनिंग लाइकिंग होता है एंड देन कम्स ट्रेनिंग व्हिच इज नॉट मेकिंग सेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनम हैज अ लाइकिंग फॉर पोएट्री। सो बेसिकली इसका जो सिनोनिम बनेगा पेंशन का वो होगा आपका लाइकिंग। क्लियर? द नेक्स्ट इज शी इज अ वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। वो एक ऐसी वुमेन है जिसके पास स्टर्लिंग क्वालिटीज है। अब अगर हम स्टर्लिंग की बात करें तो इसका मतलब पहले आपको समझाते हैं। It means British money. Yes, you are getting me correct. I'm talking about British money. ठीक है? लेकिन अब यहां बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग क्वालिटीज हो सकता है। देखो इरिटेटिंग नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि क्वालिटीज इरिटेटिंग नहीं होती, पर्सन इरिटेटिंग होता है। क्वालिटीज एक्साइटिंग भी नहीं होती, है ना? उसकी वजह से पर्सन एक्साइटिंग लगता है या फिर उसकी वजह से पर्सन इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शी इज अ वुमेन ऑफ जेन्युइन क्वालिटीज। ठीक है? देखो क्वालिटीज होने की वजह से अगर हम बोलते हैं कि वो पर्सन इंटरेस्टिंग है तो वो अपनी क्वालिटीज की वजह से है। वो क्वालिटी नहीं बन सकता, इंटरेस्टिंग क्वालिटी नहीं बन सकता, है ना?
उसी तरीके से जैसे इरिटेटिंग पर्सन हो सकता है लेकिन इरिटेटिंग क्वालिटी नहीं होती, उस पर्सन की कोई हैबिट होगी जो इरिटेटिंग हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो एक्चुअली एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बनेगा वो होगा आपका जेन्युइन। क्लियर? द नेक्स्ट वी हैव ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वे नॉटी। माना कि जो बॉयज उसके क्लास में है वो बहुत ज्यादा बदमाशी करते थे। ही नेवर रेस्टोर्ड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन उसने तब भी उनके ऊपर कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया। अब कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, ठीक है। अब हार्श पनिशमेंट हो सकता था, अनजस्ट पनिशमेंट हो सकता था, जनरल पनिशमेंट खैर नहीं जाता, और फिजिकल पनिशमेंट तो हो ही सकता है। अब हार्श और अनजस्ट आंसर क्यों नहीं है पहले ये समझते हैं। हम कॉर्पोरल वर्ड की बात करते हैं विच रिलेट्स टू बॉडी, ठीक है, विच रिलेट्स टू बॉडी। हार्श और अनजस्ट तो तरीका होता है पनिशमेंट का। हार्श मतलब उसने बहुत बुरी तरीके से उनको पनिशमेंट नहीं दिया, ठीक है। अनजस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से। फिजिकल का मतलब होता है कॉर्पोरल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वे नॉटी, ये माना कि जो बॉयज हैं उसकी क्लास में बहुत ज्यादा शरारती थे। ही नेवर रेस्टोर्ड टू फिजिकल पनिशमेंट, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। क्लियर? द नेक्स्ट इज ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स। वो चाहता था कि उसके बर्डन अगर बोल ही दिया कि वो भार है तो कोई अपना भार बढ़ाना चाहेगा नहीं ना, तो इंक्रीज नहीं होगा। पोस्टपोन करना चाहेगा, भार को कैसे पोस्टपोन करेंगे, हम काम को पोस्टपोन करते हैं, है ना। द नेक्स्ट इज लीव हिज बर्डन्स, वो अपने बर्डन्स को कैसे हटा देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिटिगेट एक्चुअली मीन्स टू रिड्यूस। मिटिगेट का मतलब होता है एक्चुअली रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मिटिगेट का मतलब रिड्यूस है तो वो कौन सा वर्ड है जो रिड्यूस से सबसे ज्यादा जुड़ रहा है? वो वर्ड है आपका लेसन। ही वांटेड टू लेसन हिज बर्डन्स, ठीक है, भार अपना कम करना चाहता था। नेक्स्ट, शी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स आइडियोसिंक्रासिस। अब इसका मतलब होता है, देखो जब आप बोलते हो ना सिंक्रासिस, सिंक्रासिस का मीनिंग ही होता है अजीबोगरीब बिहेवियर, ठीक है, अजीबोगरीब बिहेवियर, जो चीजें समझ में ही ना आए। अच्छा मान लीजिए अरेंज मैरिज होती है किसी की, तो कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हस्बैंड या वाइफ में जो वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना। उसी को हम कहते हैं इडियोसिंक्रासिस। नाउ दिस मीन्स व्हाट? वीकनेस नहीं, उसने अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लिया विद अ हस्बैंड्स आइडियोसिंक्रासिस का मीनिंग हो जाएगा स्टूपिड मैनर्स, नो, बैड हैबिट्स, नो, उसने एडजस्ट किया है ना, तो उसकी हैबिट्स के साथ एडजस्ट किया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेक्यूलियर हैबिट्स। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज, आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं ना तो आप इडियट वर्ड से याद रख लो। इडियट मतलब वो कैसी हरकतें करेगा? अजीबोगरीब सी हरकतें करेगा, तो बस पेक्यूलियर हैबिट्स बैड नहीं होती, इडियट की हरकतें बुरी नहीं होती, वो अजीब होती हैं, है ना। नेक्स्ट इज द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड perfunctory inspection to the police station. The deputy inspector general made perfunctory inspection to the police station. Perfunctory, देखो function है सही है, लेकिन perfunctory का मीनिंग होता है something which is done, something which is done without interest. You're talking about anything which is done without interest. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखते हैं, थ्रू एंड कंप्लीट, थरो एंड कंप्लीट ना, उसने बिना मन के इंस्पेक्शन किया पुलिस स्टेशन के, ठीक है। सुपरफिशियल, ऊपर ही हो सकता है वैसे ये। डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट, हाँ अगर देखा जाए तो ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। इंटेंसिव मतलब घुस के उसने देखा और छानबीन करी, ऐसा तो कतई नहीं हुआ था इस केस में, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा? द आंसर हैज टू बी सी। इट इज डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। क्लियर? द नेक्स्ट वी हैव अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस एम्पेरिकली। अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रूव करेगा? कैसे करेगा? उसके पास फैक्ट्स होंगे, उसके पास दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, है ना। देखिए इंट्यूटिवली उसने सोचा और हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। साइंटिस्ट प्रूव जब तक नहीं करेगा उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए ये माने नहीं जाएंगे, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सक्सेसफुल हुए हैं ये माने ही नहीं जाएंगे, राइट।
तो इसका मतलब अगर हम एम्पेरिकली का बात करें तो यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, यू वांट टू सी फैक्ट्स, है ना। इंट्यूशन का मतलब होता है सोच पे आधारित होती है, उनकी सोच पे आधारित होती है, सच्चाई प्रैक्टिकलिटी पे आधारित होती है ना, तो ये नहीं जाएगा। वर्बली वो अपने इन्वेस्टिगेशंस को से बोलेंगे क्या कि हमने सोचा कि हम आज लाइट जला देंगे तो लाइट जल गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, वर्बली भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। प्रैक्टिकल चीजें अगर बात की जाए तो थ्योरेटिकल चीजों से बहुत अलग होती है। इनफैक्ट साइंस मानता है कि जो चीजें बोली जाती है वो अक्सर प्रूव नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल डिफरेंस है। इसका मतलब कम्युनिकेशन पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कहा जा रहा है अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो एम्पेरिकली actually will mean by observation and experiment. Is that clear? The next is he is employed in an ordnance factory. Now ordnance का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए, एक ऐसी जगह जहां पे ये बनता है arms. I'm not talking about human arms, I'm not talking about robotic arms, I'm talking about arms जिसका मतलब होता है क्या होता है? आपकी गोली बारूद, है ना, बंदूक। तो यहाँ पे जो आंसर सीधा सीधा बैठेगा वो हो जाएगा आर्म्स एंड एमिनेशन। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डेंस से आता ही नहीं है। ऑर्डिनरी ऑर्डेंस से सोचना भी मत कि ये मिलता जुलता है तो ये आंसर होगा, कभी नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो लोग पुराने ख्यालातों पे अभी भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी मीनिंग नहीं जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड एमिनेशन। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट। He is a sycophant who tries to win over politicians. वो एक ऐसा पर्सन है, he is a sycophant। अब sycophant का मतलब पागल से नहीं होता, ठीक है, पागल से नहीं होता। sycophant का मतलब होता है वो लोग जो लोग किसी को भी बटर पॉलिश कर सके। अब sycophant से साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, इसीलिए आप इसको टर्म नहीं दे सकते। साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है, लोगों के ब्रेन को रीड करते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। He is an opportunist, कुछ हद तक बोला जा सकता है, who tries to win over politician, but ये actually नहीं बैठ रहा, ठीक है। An unscrupulous man, एक ऐसा पर्सन जो गलत चीजें यूज करता हो, तो ये भी नहीं जाएगा। But yes, who tries to win over, मतलब लोगों को जीतने की कोशिश करता है, तो लोगों को आप कैसे जीतेंगे? अपने बातों से जीतेंगे, और बातों से कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप फ्लैटरिंग कर रहे हैं, है ना, बटरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा he is a flatterer. So basically, a sycophant means a flatterer. Is that clear? The next is, how can you have the effrontery to ask for another loan? आपके पास इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप दूसरा लोन लेने आ गए? तो हाथ नहीं होगा, करेज नहीं होगा, राइट नहीं होगा। The answer has to be impudence. आपके पास ये हक कहाँ से आ गया कि आप आ गए यहाँ पे दूसरा लोन मांगने के लिए? तो यहाँ पे इफ्रॉन्टरी का जो मीनिंग जाएगा वो होगा आपका इम्प्यूडेंस। क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड्स एज द सेज डिड नॉट वांट टू बी बॉदर्ड विथ मंडेन कंसर्न्स। जो सेज था वो अपने अगल बगल की चीजों से अफेक्टेड नहीं होना चाहता था। ही डिड नॉट वांटेड टू बी बॉदर्ड, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। वो कौन सा वर्ड है जो इसमें सबसे एप्रोप्रिएटली फिट होगा? वर्ल्डली। वो दुनियादारी से मुक्त होना चाहता था। तो हम सब जानते हैं सेज का मतलब भी सन्यासी होता है, ठीक है। सेज मतलब कौन होते हैं? वो लोग जो लोग सन्यास ले चुके होते हैं। तो वो किससे दूर रहते हैं? दुनियादारी से दूर रहते हैं, है ना। तो वर्ल्डली जा सकता है, बट आगे पढ़ते हैं। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कंसर्न्स नहीं, मीनिंगलेस कंसर्न नहीं यहाँ पे जा सकता। ट्रिवियल मतलब शॉर्ट। एंड देन यू हैव सुपरफ्लुअस, मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं होता, जिसका कोई होने की कोई वजह नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सन्यासीज और सेज, दे डू नॉट वांट टू बी बॉदर्ड, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं मंडेन कंसर्न्स की वजह से। तो मेरा आंसर यहाँ पे सीधा सीधा जाएगा वर्ल्डली कंसर्न्स। वो वर्ल्डली चीजों के बारे में, दुनियादारी के बारे में सोच के खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या खुद को परेशान नहीं करना चाहते। द नेक्स्ट इज सोसाइटी कैन नॉट डिपेंड अपॉन अ फैनाटिक फॉर अ गाइडेंस। हमारी सोसाइटी किसी फनाटिक पे डिपेंड नहीं कर सकती है, किसके लिए? गाइडेंस के लिए। क्यों? फनाटिक क्या होते हैं? क्या वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं? अगर ऑप्टिमिस्ट होते मतलब वो लोग जिनका पॉजिटिव आउटलुक है,
तब तो ये आंसर भी गलत जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। मार्टियर्स, हम मार्टियर्स पे भरोसा करते हैं। शहीद, मार्टियर्स कौन होते हैं? जो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, तो यहाँ पे मार्टियर्स भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव बाय गॉड। ओके, अब अगर हम बाय गॉड की बात करते हैं तो बाय गॉड वो लोग होते हैं जो लोग किसी और के इमोशंस या किसी और के एक्सप्लेनेशंस पे भरोसा नहीं करते या उनको मानते ही नहीं है। जो हमने कह दिया वही सही है, जो हम कह रहे हैं वही चलेगा, जो आप कह रहे हो वो गलत है, वो किसी और की फीलिंग्स, किसी और के एक्सप्लेनेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो ये कुछ हद तक हमारा आंसर हो सकता है। हम एक बाय गॉड की बात नहीं मान सकते जो अपने आगे किसी और की नहीं सुनता। ठीक, अनार्किस्ट यहाँ पे जाएगा नहीं, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा अ बाय गॉड। Society cannot depend upon a fanatic for guidance. So you can also say that the synonym for the word fanatic has to be by God. Clear? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। The next we have, we should always try to maintain and promote communal amity. हमेशा हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाना चाहिए। amity का मतलब होता है भाईचारा। हम आपको यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। अब अगर भाईचारा आएगा तो इसका मतलब दो लोगों के बीच में चल रहा है ना। बॉन्डेज का मतलब होता है जुड़ना, बॉन्ड हो सकता है, लेकिन भाईचारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ड को रखा जा सकता है, बट ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, तो चलिए 50-50। कंटेंशन नहीं, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कबाब में हड्डी वाला बात होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं, कम्युनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। यू टॉकिंग अबाउट कम्युनल फ्रेंडशिप होता है। दो अलग अलग कम्युनिटीज में अगर हम दोस्ती की बात कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है हमारा कम्युनल फ्रेंडशिप। तो एमिटी का मतलब अगर भाईचारा है तो यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट बॉन्डेज, यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन फर्दर वी हैव ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोस्टेल्टाइज थ्रू गुइल और फोर्स। ट्रू रिलीजन किसी को भी ये कहता नहीं है कि आप जानबूझकर जबरदस्ती अपने धर्म को बदलिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेल्टाइज वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है परिवर्तन, इसका मतलब है चेंज, परिवर्तन से जुड़ा है। तो वो कौन सा वर्ड है या कौन सा आंसर है जो यहां से जाएगा? वो है आपका ट्रांसलेट। नहीं, आप धर्म को ट्रांसलेट करते हैं या बदलते हैं? धर्म को बदलते हैं ना। ट्रांसलेशन तो अलग अलग लैंग्वेजेस का होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। हिप्नोटाइज डज नॉट रिक्वायर वन टू हिप्नोटाइज थ्रू रिलीजन। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग सेंस। हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को हम कहते हैं ना कि अगर एक बॉल आपके सामने हैंग किया जाए, और कहते हैं कि कुछ लोग ब्रेन्स को हम क्या करते हैं, कभी कभी हम किसी के ब्रेन पे टारगेट करते हैं और उनको अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब उनके ब्रेन को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं हम उनको हिप्नोटाइज कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज अटैक विच इज नॉट इवन मेकिंग सेंस टू इवन द नियरेस्ट ऑफ द वर्ड। तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। जो इसका आंसर आएगा आपके सेंटेंस में वो हो जाएगा कन्वर्ट। ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोस्टेलाइज। अगर हम बोलेंगे तो प्रोस्टेलाइज का मीनिंग यहाँ पे चेंज से आ रहा है, तो चेंज का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ट थ्रू गुइल और फोर्स, मतलब जबरदस्ती फोर्स किया नहीं जाता। अगर कोई अपने रिलीजन को मानता है तो वो दूसरे रिलीजन के किसी पर्सन को मार पीट के ये नहीं कहेगा कि मेरा रिलीजन, मेरा धर्म अपनाओ, है ना। वो अपने आप होगा। अगर किसी को मानना या जुड़ना होगा आपके धर्म से तो वो अपने आप जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट वी हैव देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। इस कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है। अब डर्थ का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो है शॉर्टेज। डर्थ का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो है आपका शॉर्टेज। अब जो वर्ड्स यहाँ पे है वो है अवेलेबिलिटी, ये नहीं जाएगा बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट डर्थ। डर्थ मीन्स शॉर्टेज। एब्सेंस ऑफ टैलेंट, नो। प्रायोरिटी या फिर प्लेंटी ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। देयर इज नो प्लेंटी ऑफ टैलेंट। नो के साथ प्लेंटी कभी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस में? देयर इज नो स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब भी होता है कमी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डर्थ का मीनिंग क्या होगा तो आप स्कार्सिटी भी बोल सकते हैं और शॉर्टेज भी बोल सकते हैं। इसके दो साइनोनिम्स भी बन सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज ही वाज ग्रेटली डेबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी है। अगर उसको बहुत बुरे तरीके से हुई थी तो इसका मतलब उसका शरीर कैसा है? डिप्रेस्ड है? नहीं, मानसिकता से इंसान डिप्रेस होता है, शारीरिक तरीके से डिप्रेस नहीं होता। वरिड है? नहीं। डिफीट खा गया? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा?
weakened by an attack of influenza. He was greatly debilitated. It means he was greatly weakened. इन्फ्लुएंजा की वजह से उसका शारीरिक तौर से जो वीकनेस है उसके शरीर में बढ़ गई. क्लियर? सो डेबिलिटेटेड का अगर कोई मीनिंग आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे वीक या फिर वीकनेस. अ स्टेट वेयर अ पर्सन लूजेस हिज स्ट्रेंथ. ठीक है. नेक्स्ट, His efforts at helping the poor are laudable. वो जो efforts ले रहा है या वो जो अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है पुअर पीपल की, वो laudable है, मतलब वो सराहनीय है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए. तो इसमें जो वर्ड्स आएंगे वो आपका वेलकम होगा नहीं, गुड होगा नहीं, सिंसियर एफर्ट्स थे तो हिज सिंसियर एफर्ट्स बोला जा सकता है, लेकिन एफर्ट्स लॉडेबल हैं ये नहीं बोला जाएगा, तो यहाँ पे सिंसियर भी नहीं जाएगा. अब लॉडेबल का एक ही वर्ड जा रहा है, वो क्या है? प्रेज वर्दी, प्रशंसा करने लायक या फिर सराहनीय वर्ड्स. इसका मतलब होगा यहाँ पे जो मीनिंग जाएगा वो है आपका प्रेज वर्दी. ठीक है. द नेक्स्ट इज हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स. उसके कंडक्ट की वजह से उसको हर जगह से रिप्रोच मिला. ही वॉज रिब्यूक्ड. इंडिफरेंस नहीं होता, रिमोर्स का मतलब रोना धोना होता है, ये भी नहीं होगा, सिंपैथी भी नहीं होगा. उसके नेचर की वजह से लोगों ने उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया या फिर उसके लिए बैकलैश आया उसके कंडक्ट की वजह से. तो रिप्रोच का मीनिंग अगर कोई साइनो पूछेगा तो आपके सेंटेंस में हो जाएगा रिब्यूक. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट, मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज ग्रेजुलस. अच्छा, ये जो टर्म है ये नॉर्मली लड़कियों के लिए यूज किया जाता है जब हम बोलते हैं कि कोई लड़कियां, अगर कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत बातें करती हैं या बातें करना बहुत पसंद करती हैं. चिरपिंग भी कह सकते हैं इसको, गॉसिपिंग भी कह सकते हैं. अब जो गैरुलस टर्म है ये जनरली बात के लिए यूज किया जाता है, वेयर यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस और यू आर टू मच टॉकेटिव. तो यहाँ पे अनरीजनेबल होगा नहीं, क्योंकि गैरुलस का मीनिंग ही बात से हो रहा है ना. क्रूएलसम या क्वारलसम मतलब झगड़ालू. गैरुलस जो लोग होते हैं वो झगड़ालू नहीं होते, वो बस बातें बहुत ज्यादा करते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे झगड़ा करेंगे. तो नेक्स्ट इज प्राउड. वो लोग प्राउड भी नहीं होते, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगा दे आर वेरी टॉकेटिव. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एसएससी. ये 2012, 2013, 16 में पूछा जा चुका है. एसएससी के एग्जाम्स में ये सबसे कॉमन तरीकों से पूछा जाता है. द सेम गोज फॉर योर बैंकिंग. गैरुलस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बैंकिंग एसएससी में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. द नेक्स्ट इज ही बोर द पेन विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड. उसने ये जो पेन है वो बहुत ज्यादा फॉर्टिट्यूड से लिया है. ठीक है, अब फॉर्टिट्यूड का मीनिंग क्या जाएगा? रिकॉग्निशन, डेफिएंस, इंडिफरेंस या फिर फॉरबियरेंस. उसने बहुत बियर किया है. फॉर्टिट्यूड मतलब बहुत अपने अंदर हिम्मत रख के उसने सारे पेन को महसूस किया है और दर्द झेला है ना. तो यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होगा. द नेक्स्ट इज इंडिफरेंस, ये भी नहीं होगा. डेफिएंस का मतलब होता है डिफेंड करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो उससे जूझ चुका है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉरबियरेंस. उसने बियर किया है. He bore the pain. तो bore वर्ड से भी क्लियर हो रहा था that you're talking about सहना. आप बात कर रहे हो कि उसने सहा है, बहुत ज्यादा दर्द सहा है और वो भी बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाकर. तो फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है फॉरबियरेंस, जहां पे आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या फिर फॉरबियरेंस शो करते हैं अपने किसी भी पेन के लिए. नेक्स्ट, He corroborated the statement of his brother. उसने अपने ब्रदर के स्टेटमेंट को क्या किया? उसकी कही हुई बातों को कहा कि हाँ ये सच है. कंफर्म वर्ड जा सकता है. द नेक्स्ट इज डिस्प्रूव्ड, नहीं. नेक्स्ट इज कंडेम्ड, ये भी नहीं जाएगा. और सेकेंडेड का तो मतलब बनता ही नहीं है सेंटेंस में. ही सेकेंडेड का मतलब होगा, देखो सेकेंड वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमारे पास फॉर्मर कोई स्टेटमेंट होता है और हम उसके बाद वाले की बात कर रहे होते हैं, है ना. तो यहाँ पे ये वर्ड भी एप्रोप्रिएट नहीं है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ही कॉर्बोरेटेड का मतलब होगा ही कंफर्म्ड the statement of his brother. The next is whatever opinion he gives is sane. वो जो भी opinions देता है वो बहुत ज्यादा sane है. अब sane का मतलब ये नहीं हो, देखो अगर हम बोलते हैं आपको insane, वो कैसे चिल्ला रहा है? It looks like he is insane. Insane का मतलब होता है पागलों की तरह बिहेव करना. ठीक है, लेकिन यहाँ पे sane word बोला जा रहा है, मतलब he is very practical.
So which of the given options will suit your option well? Your options are rational, obscure, wild and arrogant. अब arrogant insane behavior arrogant नहीं होता, wild नहीं होता. Same goes for your obscure. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Where whatever opinion he gives is rational. मतलब वो rational है, वो समझ में आने लायक opinions देता है. वो ऐसे opinions देता है जो facts पे आधारित होते हैं, practical opinions. ठीक है, ये तो थे आपके आज के साइनोज. अब नेक्स्ट डे जब मुलाकात होगी तो कुछ और नए साइनोज के तरीकों से होगी. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.